आप सबों को यह मालूम होना चाहिए, आज के समय में आप गूगल डिजिटल इंडिया के दौर में रहते हैं, आप सर्च कीजिए कि कुपोषण के मामले में भारत की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति में, गरीबी की वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति और विदेशों की स्थिति क्या है, स्वच्छ लोकतंत्र के स्थिति में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या रैंकिंग है। आपको पता चलेगा कि देश, हमारा देश विश्व के कई विकसित देशों से सबसे पिछड़े स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक अन्याय और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के विपरीत हम शासन तंत्र को संचालित कर रहे हैं। उदाहरण देते हैं, तुर्क का उदाहरण देते हैं, इंडोनेशिया का उदाहरण देते हैं, सूडान, मिस्र, इनका उदाहरण देते हैं। क्या इन्हें मालूम है कि तुर्क में एक भाषा समूह के लोगों का निवास स्थान है? अमेरिका में पूंजीवाद पर शासन व्यवस्था स्थापित लोकतंत्र है। मिस्र में और इंडोनेशिया में एक भाषा समूह के लोगों का निवास स्थान है। बंगाल में या बांग्लादेश में इंडो यूरोपियन भाषा समूह लोगों का निवास स्थान है। और आज यदि हम विश्व के संदर्भ में देखें, वैश्विक स्तर पर देखें, आज के समय में कुपोषण से यदि महिलाओं का अत्याचार हुआ है, भ्रष्टाचार के मामले में यदि कहीं बातें आती है, मानवता अधिकारों का जब हनन की बातें आती है, तो एक समान सिविल संहिता जिस देश में लागू है, सबसे ज्यादा अत्याचार और अन्याय उन्हीं देशों में है। आप सबों को यह मालूम होना चाहिए, आज के समय में आप गूगल डिजिटल इंडिया के दौर में रहते हैं, आप सर्च कीजिए कि कुपोषण के मामले में भारत की स्थिति क्या है, गरीबी की स्थिति में, गरीबी की वैश्विक सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार के मामले में भारत की स्थिति और विदेशों की स्थिति क्या है, स्वच्छ लोकतंत्र के स्थिति में आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का क्या रैंकिंग है। आपको पता चलेगा कि देश, हमारा देश विश्व के कई विकसित देशों से सबसे पिछड़े स्थिति में है। क्यों? क्योंकि हम सामाजिक अन्याय और सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय के विपरीत हम शासन तंत्र को संचालित कर रहे हैं। तो भाइयों एवं बहनों, ज्यादा ना कहते हुए अपनी बातों को समाप्त करने से पहले इतना ही कहूंगा, यदि आप, भारत सरकार एक समान सिविल संहिता की बातें करती है, तो आपको संविधान उद्देशिका की याद करना होगा कि किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए और किस वर्गों के लिए आप एक समान सिविल संहिता की बातें कर रहे हैं। क्योंकि एक समान सिविल संहिता, यहां पर भाषाई आधार पर हम विभक्त हैं, सामाजिक स्तर पर हम कमजोर हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासतें अलग है। किन वर्गों के लिए बातें होती है? यहां वर्ण व्यवस्था है, यहां पर मनुस्मृति पर आधारित नियम कानून लागू है, यहां कहीं दहेज प्रथाएं हैं, यहां भ्रूण हत्याएं हैं, यहां पर महिला उत्पीड़न है। अब किन वर्गों के लिए और किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लड़ा? अंतिम समय में एक समान सिविल संहिता यदि लागू होने की बात होती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने केशव चंद्र भारती बनाम भारत संघ में एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का कि आधारिक लक्षणों का उल्लंघन कर इस देश पर कोई कानून नहीं बनेगा। मौलिक अधिकारों को न्यून करने वाली कोई कानून, कोई संसद या कोई विधानमंडल कानून नहीं बनाएगी। जो संविधान आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि राज्य ऐसे कोई कानून नहीं बनाएगी जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। आज यदि एक समान सिविल संहिता की बातें आती हैं, तो हमारी जो विधि के समझ क्षमता का है, जिसमें पहले भी मैंने कहा था, समान परिस्थितियों में समान लोगों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू होती है, ना कि असमान व्यक्तियों के लिए। अंतिम समय में जो हमारी अनुच्छेद 25 और 26
धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक क्रियाकलापों की स्वतंत्रता का हमें अधिकार है। हमारी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाए रखने की अधिकार हमें देता है कि हम किस प्रकार अपने विवाह संस्कार करें, किस प्रकार जन्म मरण संस्कार हमारा होगा, ये हमें अधिकार देता है हमारा संविधान। यदि एक समान सिविल संहिता लागू होता है तो ये तीनों के तीनों मौलिक अधिकारों का हनन होता है। हम अपनी परंपराओं से, अपनी विरासतों से हम बेदखल। इसीलिए हम इस मंच के माध्यम से आप सबों के सामने इतने लंबे बातों को रखा ताकि आप क्लियर हो कि एक समान सिविल संहिता की बातें किन वर्गों के लिए और किस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमें संविधान उद्देशिका की प्राप्ति के लिए ही करना है। तो भाइयों एवं बहनों, आप सबों ने हमारी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। आपको तय करना है कि क्या सच्चाई है, क्या गलत। 13 तारीख को विधि आयोग के सामने हमें भेजना है, उससे पहले भेजना है। तो इतना तो है कि हम भाषा पर आधारित, हम ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा समूह के लोग, द्रविड़ भाषा समूह के लोग हैं और निग्रोटो भाषा समूह के लोग हैं और अंडमानी भाषा समूह के लोग, और यहाँ पर इंडो ईरानी और इंडो यूरोपियन जिसे हम कह सकते हैं, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत आते हैं, ये इंडो यूरोपियन और इंडो ईरानियन हमारे मुस्लिम भाई लोग, ये 5-6 भाषा समूह के लोगों का देश है। इसी से हमारे देश की पहचान होती है, अनेकता में एकता। क्या भारत सरकार और विधि आयोग अनेकता में एकता को खत्म करना चाहती है? यदि ऐसा कहती है तो आने वाला समय में एक उलगुलान होगा। 5वीं अनुसूची क्षेत्र और 6ठी अनुसूची क्षेत्र के तर्ज पर एक और कंट्रीज की, एक और राज्यों की बातें आएंगी और भारत सरकार जितनी राजनीतिक पार्टियां हैं हमारे भाषा राज्यों को विखंडन करती है। आज विभेदकारी घटनाएं घट रही है, सांप्रदायिक ताकतें बढ़ रही है, जातिगत अंतर आती है, भेदभावपूर्ण व्यवहार बढ़ रही है। ऐसा स्थिति में हमें समझना होगा कि हम देश को एकता में, सूत्र में कैसे पालें। हमें राजनीतिक दल आपस में बांटती है भाषाओं के आधार पर, डेवलपमेंट की बात नहीं करती। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम करता हूं। सबको जोहार, धन्यवाद।